हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। आज की बात करें तो आज 14 मई है, 14 मई है और अपना एज ऑलवेज सेशन लेके हम आ गए हैं जिसका नाम है करंट अफेयर्स कैप्सूल का सेशन, जहां पर हम लोग बातें करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करते हैं या जो भी करंट में जो भी करंट अफेयर्स के पार्ट में जो भी डायनेमिक न्यूज़ होता है उस पार्ट में हम लोग डिस्कशन करते हैं। उस न्यूज़ से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट भी डिस्कस करते हैं जो भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हम चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं उसका अपडेट आपको मिलता रहे। लास्ट तक आप सेशन में जरूर बने रहिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो सेशन में लेके आऊँगा उसमें बताऊँगा और नाम बताऊँगा कि किस कैंडिडेट ने फर्स्ट आंसर दिया है। और आपको आंसर जो देना है, केवल आंसर ही नहीं देना है, आपको आंसर के साथ साथ उसका डिटेल भी देना है। जिस तरह मैं यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करता हूँ उस तरह आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पुट करना है आपका आंसर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मेरा ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप मुझसे यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन इसलिए हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मैं PDF डेली बेसिस पे जो भी चीज़ें डिस्कस करता हूँ उन इंपॉर्टेंट PDF को मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ ताकि आप PDF की फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकें और वहाँ से चीज़ों को लर्न कर सकें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला न्यूज़ क्या हमारे सामने निकल के आ रहा है। अगर फर्स्ट न्यूज़ की हम लोग बात करें तो हमारे सामने है वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत, जैसे कि अभी पता है आपको कि 12 मई को हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया था 20 लाख करोड़ का एक आर्थिक पैकेज जिसका नाम दिया आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात कर रहे हैं। उसके तहत MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज की बात यहाँ पे की जा रही है। ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योगों के बारे में बात की जा रही है कि सेक्टर को कितनी रकम कोलेट्रल फ्री यानी कि बिना गारंटी के लोन देने की सुविधा का ऐलान किया है हमारे वित्त मंत्री जी ने। तो उस अमाउंट कितना अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा आपका 3 लाख करोड़। कितना आंसर? 3 लाख करोड़। अब क्या है जरा इसके बारे में जान लीजिए आप, मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बता दूं। देखिए 12 मई को हमारे प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। सबको पता है कितना किया था, 20 लाख किया था, 20 लाख करोड़, ठीक है। इस पैकेज में 6 लाख करोड़ रुपए की डिटेल हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 13 मई को अनाउंसमेंट किया, 13 मई को जारी कर दिया। अब उसमें नंबर ऑफ कह सकते हो अनाउंसमेंट किया है, ऐलान किया है। जैसे मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझिएगा कितने का दिया, पहले जान लीजिएगा कितना। कोलेट्रल फ्री का मतलब होता है बिना गारंटी, कितना? 3 लाख करोड़। यानी फर्स्ट जो आंसर है सही हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अगर जो MSME सेक्टर्स के लोग हैं उनको जो है गारंटी नहीं देनी पड़ेगी, बिना गारंटी को उनको क्या होगा, लोन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आप जरा यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे मैंने लिखा है, आप इसको समझिएगा अच्छे से। अब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए 3 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा। ध्यान समझिएगा, कोलेट्रल फ्री लोन, कोई गारंटी नहीं देनी होगी, इसको कहेंगे हम कोलेट्रल फ्री लोन, मतलब कोई भी गारंटी नहीं देनी होगी। होता क्या है सर एक्चुअल में, जब हम कोई लोन लेते हैं तो वहाँ पे एज अ गारंटी कुछ देनी पड़ती है। अगर मान लीजिए हम लोन नहीं दे पा रहे हैं, NPA हो रहा है, तो उस पर बैंक क्या स्टेप लेगी, यानी कि उसको जब्त कर लेगी, जो कोलेट्रल होता है उसको जब्त कर लेगी। तो समझिए बिना गारंटी के। अब यहाँ पे वह चाहे सर्विस सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा। वह चाहे सर्विस सेक्टर हो, मतलब सेवा का क्षेत्र हो, सर्विस सेक्टर जैसे एजुकेशन सेक्टर हो गया, IT सेक्टर हो गया, मतलब जो सेवा दे सर्विस सेक्टर। क्योंकि देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्टर। बात करें हम, एक आपका सर्विस सेक्टर होता है, एक गुड्स की बात करते हैं। जो गुड्स की बात होती है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, जो टेंजिबल पार्ट होता है, टेंजिबल मतलब जो हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं ना, वो आपका टेंजिबल होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। लेकिन सर्विस सेक्टर क्या होता है कि केवल हम सर्विस को अवेल कर सकते हैं। जैसे आप टेलीकॉम सेक्टर की सर्विस को अवेल करते हो, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विस को अवेल करते हो, आप इंटरनेट यूज़ करते हो, कि आप इंटरनेट की फैसिलिटीज़ जो भी लेते हो उसके लिए बदले में पे करते हो। तो क्या आप देख पाते हो जो इंटरनेट आप यूज़ करते हो कि इंटरनेट एग्जैक्टली क्या है, बस आप फील करते हो कि हाँ एग्जैक्टली इसको हम यूज़ कर रहे हैं, समझना आप। तो कोई भी सेक्टर हो, वह चाहे सर्विस सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सारे सेक्टर के बारे में यहाँ पे सर बात की गई है। MSME के कोलेट्रल फ्री लोन कुछ पॉइंट है।
3 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा, जैसा कि मैंने बताया आपको, कोई गारंटी नहीं देनी होगी, ठीक है। 4 साल के लिए लोन होगा, ठीक है। 100% क्रेडिट गारंटी के साथ, मतलब 100% क्रेडिट गारंटी के साथ ये लोन दिया जाएगा। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। पहले 1 साल में मूलधन भी नहीं चुकाना होगा, मतलब फर्स्ट जो स्टार्टिंग ईयर होगा उसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं देना है, और ये 31 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगा। 45 लाख यूनिट को फायदा होगा। फायदा किसको होगा? 45 लाख यूनिट को फायदा होगा। 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वालों को फायदा होगा, और 3 लाख करोड़ के लोन से हर यूनिट औसत 6 लाख की बात करें, 6 लाख रुपए की मदद उनको मिलेगी, वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, खस्ता हाल एमएसएमईज, मतलब खस्ता हाल का मतलब जिनकी हालत बहुत ख़राब है, बद से बदतर है, उन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात की जा रही है। उनको 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जा रहा है। कितने हैं वो? 2 लाख उद्यमियों को फायदा होगा इससे। कितने उद्यमियों को? जो इंटरप्रेन्योर हैं उनको 2 लाख उद्यमियों को फायदा होगा। एनपीए या खस्ता हाली में है तो फायदा मिलेगा, मतलब उनकी अगर हालत बद से बदतर है, खराब है, तो उनको कितना फायदा मिलेगा? 20,000 करोड़ का कर्ज, मतलब एक अनुमान बताया गया कि 2 लाख एंटरप्रेन्योर को फायदा मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो सीधी सी बात है, जो एमएसएमईज होते हैं, जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज होते हैं, इसके बारे में जरा अच्छे जान लीजिएगा ये क्या होता है। मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, समझिएगा। पहले क्या होता था, अब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे बात करें, एमएसएमई की परिभाषा बदली, एमएसएमई की अब परिभाषा चेंज हो गई है, यानी कि जो डेफिनेशन है एमएसएमईज की, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज की, उसकी डेफिनेशन अब चेंज हो गई है। इसको अच्छे समझिएगा आप। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट के बीच अब कोई फर्क नहीं है। पहले फर्क था, पहले डिफरेंस था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में डिफरेंस था कि इतने लाख तक का इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो आपका होगा सेक्टर होगा, और इतने लाख तक का इन्वेस्टमेंट जो आपका सर्विस सेक्टर होगा, समझिएगा। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और सेकंड पॉइंट है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए अब छोटे उद्योगों की परिभाषा एक ही कर दी गई है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर के जो माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं उनका डेफिनेशन एक कर दिया गया है। क्या किया गया है समझिएगा आगे। माइक्रो यानी बेहद छोटे उद्योग वे कहलाएंगे जहां 1 करोड़ तक का निवेश है। इसको बहुत अच्छे से पेन डाउन कर लीजिएगा और बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हालांकि मैं इसका जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर लेक्चर को अवेल करिए। तो अब क्या है, माइक्रो यानी बहुत छोटे बेहद छोटे उद्योग वे कहलाएंगे जहां 1 करोड़ तक का निवेश है और 5 करोड़ तक का टर्नओवर है। यानी डेफिनेशन चेंज हुआ, मैंने बोला पहले क्या था, पहले ये 25 लाख था। मैं अभी आपको इसके बारे में बताऊंगा। निवेश की सीमा बढ़ी, पहले 25 लाख, देखो लिखा है ना, पहले 25 लाख था ये। पहले 25 लाख को माइक्रो यूनिट कहते थे। अगर कोई पूछे पहले कितने को माइक्रो यूनिट कहते थे, तो आंसर सर पहले 25 लाख को। अभी मैं आपको यहाँ इमेज में दिखा दूंगा, मैंने इसके लिए इमेज भी फ्रेम किया है। अब 1 करोड़ के निवेश तक माइक्रो यूनिट होगा। जो पहले 25 लाख तक का था माइक्रो यूनिट कहते थे, अब डेफिनेशन चेंज हो गया है। अब 1 लाख करोड़ तक के जो इन्वेस्टमेंट होगा, निवेश होगा, उसे माइक्रो यूनिट कहेंगे। सर्विस सेक्टर में भी 10 लाख की जगह 1 करोड़ के निवेश पर माइक्रो यूनिट कहा जाएगा। देखो मैंने कहा ना, जो कह सकते हैं जो आपका सर्विस सेक्टर था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, उसका माइक्रो जो इंडस्ट्री, उसका डेफिनेशन अलग था। डेफिनेशन क्या अलग था, 25 लाख तक का अगर निवेश किया गया है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो वो कहलाएगा आपका जो माइक्रो सेक्टर, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पार्ट है माइक्रो सेक्टर। और अगर 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट किया गया है, ठीक है, किसी भी सर्विस सेक्टर में, तो आपका माइक्रो सेक्टर कहलाएगा। बट अब क्या कर दिया गया है, अब दोनों को जो है क्या कर दिया गया है, दोनों को एक कर दिया गया है, यानी डेफिनेशन दोनों का एक हो गया है। एक जो है करोड़ के निवेश पर भी माइक्रो यूनिट होगा, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो आपका कौन सा सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहां पे चीजें प्रोडक्ट का उत्पादन होता है, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, जहां चीजें बनाई जाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जैसे क्या होता है, आपका पेन बन रहा है, आपका कार बन रहा है, आपका मतलब जहाँ पे चीज़ें बनाई जा रही है, जो प्रोडक्ट है जिसको देख सकते हैं। सर्विस सेक्टर में चीज़ों देख नहीं सकते, आप चीज़ों को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। टर्नओवर की साइज भी बढ़ा दी गई है, 5 करोड़ तक के टर्नओवर तक को माइक्रो इंडस्ट्री कहा जाएगा। अभी मैं आपको सब बता दूंगा कि टर्नओवर के पार्ट पे क्या माइक्रो था और इन्वेस्टमेंट के पार्ट पे क्या माइक्रो। जैसे आपसे कोई पूछे अगर कि माइक्रो, मीडियम और स्मॉल जो इंटरप्राइजेस होता है सर, इसके बीच में अंतर बता दीजिए। तो इसके बीच में सर अंतर ये कहते थे सर, अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश के पार्ट पे ये डिफरेंस होगा अलग, और ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल सर, उनकी पूंजी के आधार पर सर ये डिफरेंस होगा। ऑन द बेसिस ऑफ सर क्या बोलते हैं, टर्नओवर, उनका टर्नओवर कितना है, तब आप डिफाइन करते थे कि टर्नओवर मतलब कि 1 साल का कितना टर्नओवर जा रहा है, उस हिसाब से क्या करते थे आप उसको कैटेगराइज करते थे, माइक्रो क्या होगा, स्मॉल क्या होगा और मीडियम क्या होगा। बट अब क्या है समझिएगा,
नेक्स्ट यहाँ पे मीडियम यानी मझले उद्योग, वे कहलाएंगे जहां 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ तक का टर्नओवर है। फायदा क्या है, अब ज़्यादा उद्योग एमएसएमई के दायरे में आ जाएंगे, मतलब अब मैक्सिमम जो उद्योग हैं, इंडस्ट्री हैं, वो एमएसएमई के अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ पर समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये जो मैंने यहाँ पे फ्रेम किया है, एग्जिस्टिंग एंड रिवाइज्ड डेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज, मतलब अभी क्या था और आगे क्या होगा, जो हमारे वित्त मंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया है। समझिएगा इसको अच्छे से, ध्यान दीजिएगा। माइक्रो का मतलब क्लासिफिकेशन है, माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज है, यहाँ पे सर्विस एंटरप्राइजेज है। बहुत ध्यान समझना, मैन्युफैक्चरिंग बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट अगर 25 लाख तक का है, उससे कम है तो माइक्रो कहलाएगा। ये पहले मतलब एग्जिस्टिंग बता रहा हूँ जो अभी है। स्मॉल में अगर 5 करोड़ तक का है, उससे कम है तो स्मॉल कहलाएगा। और अगर आपका मीडियम जो है 10 करोड़ या उससे कम है, इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, तो आपका क्या कहलाएगा, वो मीडियम कहलाएगा। लेकिन किसके, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो। अब सर्विस सेक्टर की बात कर लो आप, इसमें है 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट या उससे कम, तो इस माइक्रो 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट या उससे कम, तो वो आपका जो कहलाएगा स्मॉल। और यहाँ पे मीडियम इंटरप्राइजेज जो आपका है, आपका 5 करोड़ या उससे कम जो है आपका, ये मीडियम कहलाएगा। बट ये किसके लिए सर है, सर्विस सेक्टर के लिए। देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये है और सर्विस सेक्टर ये एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग यानी जो अभी है, जो मौजूदा स्थिति में है, क्या एमएसएमई का क्लासिफिकेशन। बट अब समझो रिवाइज्ड क्या हुआ है, रिवाइज्ड क्या हुआ, चेंज क्या हुआ है। माइक्रो को अब बोलेंगे, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों एक हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट सर है, सर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर सर दोनों एक हो गया है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अलग कंडीशन नॉर्म्स था और सर्विस सेक्टर का अलग नॉर्म्स था, बट दोनों का अब एक हो गया है, कोई पैरामीटर नहीं, ठीक है। माइक्रो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम, या बात करें हम टर्नओवर कितना, 5 करोड़ से कम। देखो ये अलग अलग है, टर्नओवर के पार्ट पे अलग है और इन्वेस्टमेंट के पार्ट पे अलग है। तो टर्नओवर भी याद रखना है, इन्वेस्टमेंट भी याद रखना है। 1 करोड़ या उससे कम माइक्रो कहलाएगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो और चाहे वो सर्विस सेक्टर हो। 5 करोड़ उससे कम कहलाएगा, टर्नओवर की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो आपका ये कहलाएगा कौन सा, बात करें हम यहाँ पे तो ये टर्नओवर के पार्ट पे, ठीक है। स्मॉल कहलाएगा आपका अगर 10 करोड़ या उससे कम इन्वेस्टमेंट के पार्ट पे है, और अगर टर्नओवर के बाद पार्ट में बात करें तो 50 करोड़ या उससे कम। यहाँ पे भी वही है, इन्वेस्टमेंट के पार्ट पे 20 करोड़ या उससे कम मीडियम कहलाएगा, और यहाँ पे टर्नओवर के पार्ट पे 100 करोड़ या उससे कम। टर्नओवर का मतलब उसका बिजनेस कितना हो रहा है 1 साल का, है ना, ये चीज़ आपका टर्नओवर होता है। चलिए आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप 2-3 बार सुनिएगा, चूंकि ये बड़ा हो सकता है इकोनॉमिक्स पार्ट में चूंकि चीज़ें हैं, तो हो सकता है लोगों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, बट नहीं होना चाहिए। अच्छा आप जो है इसके बारे में मैं एक क्लास और ले आऊँगा, इसके अलग से एक वीडियो बना दूंगा मैं, जिसमें केवल मैं यही चीज़ डिस्कस करूंगा। आज तो खैर करंट अफेयर का पार्ट चल रहा है, तो इसलिए मैं इसमें बता दे रहा हूँ बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार अब कितनी रकम तक के सरकारी टेंडर में विदेशी कंपनियां हिस्सा नहीं ले पाएंगी। देखो ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है। जैसे बात की गई थी आत्मनिर्भर भारत की बात की गई थी, तो यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम है। ये क्या है, कदम है। पहले क्या होता था, जो हमारी देसी कंपनियां होती थी उनको ठेका नहीं मिल पाता था किसी भी काम करने के लिए, विदेशी कंपनियां आके वर्चस्व, मतलब वो पैसा पेमेंट करके वो उनका वर्चस्व होता था। बट भैया अब आत्मनिर्भर भारत पर देसी कंपनियों का बोलबाला होगा और विदेशी कंपनियों को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, मतलब प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। भैया पहले देसी कंपनी, जिसे बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 200 करोड़ रुपए। इसका डी आंसर सही है। केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार अब कितनी रकम तक के सरकारी टेंडर में, जो सरकारी टेंडर है, सरकार का जो काम होगा, में विदेशी कंपनियां हिस्सा नहीं ले पाएंगी, 200 करोड़ तक, ठीक है, देसी कंपनियां हिस्सा लेंगी। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे एमएसएमई को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे क्या होगा, जो हमारे एमएसएमई सेक्टर हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर हैं, उनको अपना व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी और सिर्फ देसी कंपनियों का ही टेंडर मिले, सिर्फ देसी कंपनियों को ही टेंडर मिलेगा इसके पार्ट पे। तो आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, आपको यहाँ दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत कुछ होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसका मैं अलग से एक सेशन ले आऊँगा, इकोनॉमिक्स पार्ट का चूंकि चीज़ें हैं इसलिए हो सकता है लोगों को प्रॉब्लम हो। बट फिलहाल मैंने यहाँ पे करंट अफेयर के पार्ट में क्वेश्चंस को फ्रेम किया और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको जो है डिटेल दे दिया है, क्या क्या कंडीशन, क्या क्या बोला गया है, ठीक है, क्या फ़ायदा होगा। और मैंने दे दिया है कि पहले डिफरेंस क्या था एग्जैक्टली माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत। बस इतना ध्यान देना कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और जो सर्विस सेक्टर है, वो दोनों क्या हो गया है, दोनों एक हो गया है।
ये रिवाइज्ड है, यानी कि अभी वाला है, ठीक है ये चीज़। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस किया गया है, बताया गया है क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा में निकल के आ रहा है कि वित्त मंत्री ने आयकर रिटर्न की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर कितनी कर दी है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है 30 नवंबर। आयकर रिटर्न क्या होता है, ITR फाइल करना पड़ता है। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। जैसे जो लोग नौकरी करते हैं या जो लोग जिनका एक होता नहीं कि इनका इनकम एक ठीक ठाक इनकम है, तो उनको टैक्स देना पड़ता है। तो उनको टैक्स देने के लिए उनका जो पैसा कटता है तो वो उनको फिर क्या करना पड़ता है, TDS करता है, एक्चुअल में TDS टैक्स डिडक्शन जो सर्विसेज होता है TDS करता है, ठीक है। अब क्या करना होता है, तो उसके लिए उनको ITR फाइल करना पड़ता है हर फाइनेंशियल ईयर के लिए, हर वित्तीय वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। उसके बाद में उनको दिखाना पड़ता है कि मैंने यहाँ निवेश किया है, मैं LIC का जो LIC ले रहा हूँ, मैं इतना रेंट दे रहा हूँ, मैं जो है मेडिकल पे इतना खर्चा करता हूँ साल में। तो उसमें क्या होता है कि आपको फिर आपका पैसा वापस मिल जाता है, ठीक है ना। जो अगर दायरे में आप आ रहे हो तो कट जाएगा आपका, और नहीं आ रहे हो तो आपको पैसा उतना वापस मिल जाएगा। तो ये होता है। तो अब कितना कर दिया गया है, इस रिलैक्सेशन दी गई है कि वित्त मंत्री ने आयकर की तारीख को बढ़ाकर 31 जुलाई से कितना कर दिया है सर, आंसर 30 नवंबर कर दिया है। और एक चीज़ जान लीजिए, टैक्स ऑडिट की डेट भी 30 सितंबर से की जगह 31 अक्टूबर कर दी गई है। टैक्स ऑडिट मतलब कि जो टैक्स ऑडिट होते हैं, जो ऑडिट वाले आते हैं और ऑडिट करते हैं, तो उसकी भी टीम तारीख क्या कर दी गई, 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है आपके सामने, किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टैग मिला है। GI का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। मैं आपको इसी बता दूं, जैसे कोई लोकल प्रोडक्ट होता है, अगर वो जैसे होता नहीं, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल, ये हम लोगों को जो 5 पिलर दिया है, जो 5 कह सकते हो 5 स्तंभ बताया है कि जो है किसी भी देश को डेवलपमेंट करने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो 5 जो स्तंभ दिया हो, तो उसमें आपका देखा होगा एक आपका जो स्तंभ है वो क्या है, जो है लोकल पे आप फोकस करो। लोकल का मतलब यहाँ पे ये डिमांड एंड सप्लाई जो भी है वो लोकल पार्ट पे उसको अवेल करो आप। तो जो GI होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, भौगोलिक मतलब किसी भी लोकेशन पे कोई प्रोडक्ट अगर फेमस हो जाता है तो उसको एक टैग दे दिया जाता है, ताकि उसकी जो मान्यता हो वो मिल जाए, उसको अच्छे से उसकी वैल्यू हो जाए, मतलब ब्रांड बन जाए वो, ठीक है। तो सोहराई खोवर पेंटिंग कहाँ का है, ये हम बात करें तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा झारखंड की बात की जा रही है। देखिए इसके बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा। झारखंड की यहाँ बात की गई है। झारखंड में यहाँ पे क्या है ना, एक्चुअली समझिएगा, सोहराई खोर पेंटिंग झारखंड के हजारीबाग में स्थानीय और प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करके बनाई जाती है। मतलब अलग अलग जो मिट्टी है उसकी का प्रयोग करके बनाई जाती है। ये उस जगह की स्थानीय आदिवासी महिलाओं की ओर से बनाई जा रही एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति कला है। मतलब कहाँ की, जो वहाँ की आदिवासी महिलाएं हैं, कहाँ के भैया, झारखंड की बात हो रही है, तो उनके द्वारा बनाई गई ये क्या है, एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति कला है, एक आर्ट की बात की गई है। यह हजारीबाग जिले में अधिकांश स्थानीय फसल काटने और विवाह के समय के दौरान की प्रचलित है। मतलब उसी दौरान ये प्रचलित है जब फसल की कटाई होती है या विवाह के समय की बात की जा रही है। इस शैली में लाइनों, डॉट्स, जानवरों के आंकड़े और पौधों की एक विशेषता होती है जो अक्सर धार्मिक या आइकनोग्राफी का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। बड़ा ही आप कह सकते हो भाई ये मनमोहक मतलब दृश्य जो पेंटिंग होता बड़ा अच्छा लगता है। और मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है और हजारीबाग और टाटा नगर रेलवे स्टेशनों के अलावा सोहराई खोवर चित्रों को यानी पेंटिंग को सजाया गया है। सामने आप चित्र में देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो खोवर पेंटिंग है वहाँ की आदिवासी, इतना जानिए, खोवर पेंटिंग, सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टैग मिला है। वहाँ की जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके द्वारा ये बनाया जाता है। रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा और हजारीबाग और टाटा नगर रेलवे स्टेशनों के अलावा सोहराई खोवर जो पेंटिंग है उसको सजाया गया है, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आ रहा है कि जो ब्लैक राइस है इसको भी GI टैग मिला था। ये कहाँ पे, मणिपुर। ब्लैक राइस जिसको कहते हैं क्या, मणिपुर ब्लैक राइस एज चाकाहो बाय द लोकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक राइस मणिपुर जो है उसको और किस नाम जानते हैं, चाकाहो बाय द लोकल्स। लोकल्स जो हैं चाकाहो भी कहते हैं, चाकाहो। टेराकोटा गोरखपुर
टेराकोटा जो मिट्टी से जो अलग अलग चीज़ें चित्र बनाई जाती हैं ना, दोमट मिट्टी से, गोरखपुर की दोमट मिट्टी से जो क्या बनाई जाती हैं एग्जैक्टली कैसे, तो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, स्टैचू बनाई जाती हैं, तो टेराकोटा को जो टैग मिला गोरखपुर। ये आपका है कदलाई मिठाई कह सकते हो तमिलनाडु। ये होता है क्या कि अलग अलग तरह के जो है चित्र बनाए जाते हैं, इसका भी जो रोल होता है, तो ये भी इसको जीआई टैग मिला है। और कश्मीरी केसर जो है जम्मू कश्मीर का है, कश्मीरी केसर जम्मू कश्मीर का है। तो पहले क्वेश्चन बनता है ब्लैक राइस कहाँ, मणिपुर। ब्लैक राइस को और किस नाम जानते हैं, तो यहाँ पे जान लीजिएगा चाकाहो, चाकाहो कहते हैं, वहाँ का जो लोकल्स के द्वारा चाकाहो कहते हैं, ठीक है ना, ब्लैक राइस को। तो ये चीज़ सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है कहाँ, झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने न्यूज़ निकल के आ रहा है, किस राज्य के प्रसिद्ध तेलिया रुमाल बुनाई को जीआई टैग मिला है। तेलिया रुमाल को बुनाई जो वहाँ की होती है, तेलिया रुमाल जो नीटिंग कहते हैं ना, बुनाई की जाती है, को जीआई टैग मिला है। ये भी जीआई टैग से क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आंध्र प्रदेश के तेलिया रुमाल, एक रुमाल मतलब होता है, क्या होता है कि वहाँ पे अलग अलग कलर के रुमाल बनाए जाते हैं, जो रेड होता है, ब्लू होता है, मतलब अलग अलग कलर के। तो ये भी फेमस है तेलिया रुमाल। राजस्थान के अजमेर शरीफ की दरगाह पर चढ़ाया जाता है। एक्चुअल में नोट कर लीजिएगा, जो तेलिया रुमाल होता है वो राजस्थान के अजमेर शरीफ की दरगाह पर चढ़ाया जाता है। हैदराबाद के निज़ाम की तत्कालीन अदालत में राजकुमारियों द्वारा तेलिया रुमाल को घूंघट के रूप में पहनाया गया था। हैदराबाद के निज़ाम की तत्कालीन अदालत में राजकुमारियों द्वारा तेलिया रुमाल को घूंघट के रूप में पहनाया गया था। इसको भी जो है पिन डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, और इसके बारे में क्या कुछ स्टडी फैक्ट है। तेलिया रुमाल ऐसी दोहरी बुनाई है, एक ऐसी दोहरी बुनाई है जिसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के चिराला में हुई थी। इसे बनाने के लिए कपड़े में कॉटन लूम के साथ जटिल हस्त निर्मित का काम शामिल है, हाथ से चूंकि बनाया जाता है, जो केवल पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का प्रयोग करके ही बनाया जा सकता है। ठीक है, तेलिया रुमाल 3 विशेष रंगों से लाल, काले और सफ़ेद में होता है एग्जैक्टली। अच्छा देखिए, मुझसे भी थोड़ा सा मैंने बता दिया था, नीला नहीं, लाल, काले और जो है सफ़ेद में होता है ये तेलिया जो रुमाल होता है। ठीक है, 3 कलर, लाल, रेड, ब्लैक और वाइट, ये 3 कलर होता है, रेड, ब्लैक और वाइट। ठीक है, चलिए फिलहाल ये चीज़ यहाँ पे एक क्वेश्चन सामने निकल के हमारे आ रहा है। भारत में होने वाली फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप की नई तिथि क्या तय हुई है। जब कोविड-19 की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, तो उसकी जो नई तिथि है 17 फरवरी से 7 मार्च 21, 17 फरवरी से 7 मार्च 21, यानी सेकंड जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 17 फरवरी से 7 मार्च 21। चलिए फिलहाल जान लीजिए कौन कराता है ये, तो फीफा कराता है, फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन होता है आपका फीफा, FI सबको पता होगा फीफा क्या होता है। एक मिनट, इसको पिन डाउन कर लीजिएगा ऐसे, इसको कौन कराता है, फीफा, ठीक है ना। तो फीफा का मतलब फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन की ओर से महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप इसी साल 2 से 21 नवंबर तक होना था, बट कोरोना वायरस के कारण यह अब अगले साल कराया जाएगा। इसमें भारत समेत 16 टीमें शामिल होंगी। मेजबान होने के कारण भारतीय टीम को क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, टूर्नामेंट देश में 5 जगह कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, अहमदाबाद और नवी मुंबई में खेला जाना है। फाइनल नवी मुंबई में खेला जाएगा। कौन सा जो मैच होगा, जो फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप होगा, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है ना। साथ ही फीफा ने बताया है इस टूर्नामेंट के जो नियम और मापदंड बनाए गए थे उसके अनुसार ही खेल होगा, मतलब उसके अनुसार ही खेला जाएगा, इसमें कोई अलग से विशेष प्रावधान नहीं किया जाएगी। ठीक है, फिलहाल कब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, 17 फरवरी से 7 मार्च तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने निकल के आ रहा है, क्राइम पेट्रोल फेम अभिनेता, ये इंपॉर्टेंट है, सफीफ अंसारी का 10 मई को निधन हो गया। वो किस बीमारी से जूझ रहे थे, तो सही है इसका आंसर होगा कैंसर से जूझ रहे थे। उन्होंने अपने करियर की जर्नी बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर और राइटर शुरू की थी, जिनका नाम है सफीफ अंसारी। तो उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में जो है अपनी जर्नी शुरू की थी। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की साल 2003 में आई फिल्म बागबान के स्क्रिप्ट राइटर में से एक थे। जो बागबान मूवी आई थी अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी की, उसके स्क्रिप्ट राइटर में से एक थे, इनका नाम था सफीफ अंसारी। 10 मई को निधन हो गया, किसके कारण, कैंसर के कारण। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज। हाल ही में CBSE का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। CBSE की बात कर ले हम लोग यहाँ पे, तो उसका अध्यक्ष बनाया गया है मिस्टर मनोज आहूजा जी को।
मिस्टर मनोज आहूजा। सीबीएसई क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है आपका। इस जो क्या है कि पेरेंट जो हमारी एमएचआरडी है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है ना, इसकी पेरेंट बॉडी है, यानी कि एमएचआरडी क्या है? सीबीएसई की पेरेंट बॉडी है, उसके अंडर में सीबीएसई आता है। और सीबीएसई जो है इसका हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली में, जिसको 1962 में इस्टेब्लिश किया गया था। सीबीएसई को 1962 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में है। इसके अभी जो चेयरपर्सन है कौन बनाए गए हैं? मिस्टर मनोज आहूजा जी बनाए गए, जो कि आईएएस ऑफिसर हैं। मनोज कब के? 1990 बैच के, ठीक है। उड़ीसा के एक आईएएस ऑफिसर रहे हैं 1990 बैच के, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे है। तो चलिए फिलहाल आगे हम लोग बात करें यहाँ पे, और इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या निकल के आ सकता है। किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी, ट्रांसफर पर रोक लगा दी? तो बिल्कुल इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ट्रांसफर पर अभी तक के लिए जो है ड्यू टू कोविड-19 ट्रांसफर के लिए रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, सबको पता है। और आनंदीबेन पटेल कौन है? वो हमारी गवर्नर हैं। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वो किस नदी किनारे स्थित है? तो वो गोमती नदी किनारे स्थित है, सबको पता है, ठीक है ना, गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में दुधवा नेशनल पार्क है, सबको पता है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सामने, हाल ही में सैमसंग इंडिया ने किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो आंसर इसका है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है इंडिया, जो आपका सैमसंग इंडिया है, इसने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, वहाँ की जो डिजास्टर मैनेजमेंट कह सकते हो, वहाँ का जो डिजास्टर के पार्ट पे काम करता है, उसको 200 करोड़ रुपए देने की घोषणा की तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करें तो कैपिटल चेन्नई, चीफ मिनिस्टर मिस्टर ए.के. पल्लामास्वामी और गवर्नर हैं मिस्टर बनवारी लाल पुरोहित। तो ये नोट कर लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है किसके पार्ट पे? तमिलनाडु के पार्ट पे, ठीक है। फिलहाल चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही एक अगले दिन के लिए है, आपको आंसर देना होगा। महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक ने संन्यास लिया, वह इनमें से किस सम्मान को पाने वाली पहली महिला है? भारत रत्न, खेल रत्न, राजीव रत्न या अर्जुन पुरस्कार? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर मैं हालांकि कल बताऊंगा, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं, और जो पहले आंसर देगा उसका मैं नाम बताऊंगा। आपको डिटेल के साथ बताना है। दीपा मलिक जो पैरा एथलीट हैं, वो उनको जो है कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है, और कब किया गया था, कुछ इसके डिटेल भी आपको देना है। चलिए फिलहाल नेक्स्ट बात करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अभी तक आपने ना किया हो तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी डिस्कस करता हूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखिए कुछ लोगों को लगता है मेहनत लगता है क्वेश्चन्स को बनाने में, चीज़ों को लिखने में, बट फिर भी देखा है, चलो खैर वो सबका अपना अलग अलग मतलब इंटेंशन होता है लोगों का, तो उसमें वी कांट डू एनीथिंग, ओके। बट जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। मैं मेहनत करना जानता हूँ और वो सीखा हूँ, वही करने का प्रयास करता हूँ, ताकि अच्छी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करूँ, ताकि हम खुद सीखें और अगले को भी सिखा सकें। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि मैं जो भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ उसका मतलब कि मैं अपने लिए भी उसको यूटिलाइज करूँगा, क्योंकि मैं भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दूंगा उसके पार्ट में भी अच्छा हो सकता है और आपके लिए भी। तो वो चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ जो वास्तव में एग्जाम ओरिएंटेड होता है, क्योंकि हम खुद एक एस्पिरेंट की तरह सोचते हैं, हम भी एग्ज़ाम को जो है अटेम्प्ट देते हैं, और मुझे भी लगता है कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, ये मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस पे चीज़ों को फ्रेम करता हूं। तो फिलहाल ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपके एग्जाम में। चलिए मुलाकात करेंगे आपसे कल नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।